लगभग 11 साल से एक आदमी जेल में बंद था और उसने कोर्ट को अर्जी डाली कि साहब मेरे बच्चे 18 साल के हो चुके हैं और मैंने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं है और मैं अभी तक जेल से बाहर एक बार भी नहीं गया हूँ। मेरे माँ बाप से मिलने का बहुत मन है, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। जब कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन जाती है और जज साहब उसकी अर्जी देखते हैं तो जज साहब जो होते हैं उसकी अर्जी कैंसिल कर देते हैं और ये मामला जो होता है एक बार फिर सुर्खियों में आ जाता है और फिर अखबारों में छप जाता है और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है कि कैसे एक व्यक्ति इतना बड़ा जुर्म करके वो बाहर आने की इच्छा कर सकता है और क्या जुर्म किया इस व्यक्ति ने और क्यों किया। जिससे इतना प्यार करता था उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसकी पत्नी की क्या गलती थी जो इसने उसके साथ ऐसा किया। जानते हैं कि इस घटना में क्या होता है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तराखंड के देहरादून के प्रकाश नगर की है, जहाँ पर एक राजेश गुलाटी नाम का एक व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति की पत्नी जो थी वो लगभग 57 दिन से लापता थी और वो बहुत परेशान था क्योंकि वो जॉब करता था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसके जो बच्चे थे दो, वे 7 और 8 साल के थे, वे स्कूल जाया करते थे। उस पर जो फैमिली थी उसकी वो संभल नहीं रही थी, उसके 2 बच्चे संभल नहीं रहे थे क्योंकि वो या तो जॉब पर जा सकता था या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी 57 दिनों से घर नहीं आई थी और फिर वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है, उनसे कहता है कि पापा मम्मी अभी तक अनुपमा, उसका पत्नी का जो नाम होता है वो अनुपमा होता है, वो कहता है कि अनुपमा को गए हुए 50 दिन हो गए हैं और वो अभी तक घर पर नहीं आई है। और यही बात वो अपने सास ससुर अपने साले से कहता है कि अनुपमा को 50 दिन हो गए हैं घर से गए हुए, लेकिन इस बार वो घर पर नहीं आई। तो अनुपमा का जो भाई होता है उसका नाम SK चौधरी होता है, वो अपने बहनोई के मतलब कि अपने जीजा के घर आ जाता है और घर आने के बाद अपने जीजा से कहता है कि जीजा जी हमारी बहन को और तुम्हारी पत्नी को गए हुए 57 दिन हो चुके हैं और तुमने अभी तक पुलिस चौकी में या थाने में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया, तुमने FIR क्यों नहीं करवाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। राजेश गुलाटी जो होता है वो कहता है कि आ जाएगी क्योंकि वो किसी के साथ गई भी नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं है, पता नहीं वो अपना आप ही कहीं चली गई। SK चौधरी जो होता है उसका भाई वो कहता है कि नहीं आज हम रिपोर्ट जरूर कराएंगे, आज हम पुलिस थाने जरूर चलेंगे। होता है राजेश गुलाटी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं पहले नहा कर आता हूँ, नहाने के बाद हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। लेकिन जब वो नहाने जाता है तो उसके जो SK चौधरी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो उसकी बहन का होता है। उसकी बहन कहती है कि भैया आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं आप कभी घर नहीं आऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। जब SK चौधरी उसका ये मैसेज देखता है तो जैसे उसका बहनोई होता है, जीजा होता है, वो नहाकर बाहर निकलता है तो अपने जीजा को मैसेज दिखाता है और कहता है कि देखो जीजा बहन का मैसेज आया और वो कह रही है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। तो उसका जीजा जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर वो खुश है तो हम नहीं करते हैं, अब FIR करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका मैसेज आ चुका है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। लेकिन SK चौधरी जो होता है वो कहता है कि नहीं जीजा जी अब हम ज़रूर मुकदमा दर्ज कराएंगे क्योंकि 57 दिनों से फ़ोन बंद था, लेकिन आज एक दिन अचानक फ़ोन खुलता है, उसका ये मैसेज आता है तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो SK चौधरी जो होता है वो बहुत ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती करने के बाद जो राजेश गुलाटी होता है वो उसे लेकर पुलिस थाने चला जाता है और पुलिस थाने जाकर वो एक अनुपमा पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। हालांकि पुलिस जो होती है वो इस केस को इतना सीरियस नहीं लेती, वो कहती है कि ठीक है हम घर पर आएंगे और पूछताछ करेंगे और हम इस केस को सोल्व करेंगे। राजेश गुलाटी और SK चौधरी घर आ जाते हैं और वे बच्चों के साथ अपना वक्त बिताने लगते हैं। उन्हें FIR करे हुए 2-3 घंटे ही हुए थे। पुलिस उनके घर आ जाती है और घर आने के बाद वे अनुपमा पटेल के बारे में जानकारियाँ निकालती है और पूछती है कि शादी कब हुई या फिर कैसे हुई, कहाँ से हुई, आसपास में भी वो पूछताछ करती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस घर से निकलते हैं पूछताछ करने के बाद, तो उस घर में एक डीप फ्रीज़र रखा हुआ होता है। 4-5 पुलिस वाले आते हैं, 5 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला जो होता है वो डीप फ्रीज़र पर उसकी नज़र जाती है और जब उसकी डीप फ्रीज़र पर नज़र जाती है तो वो अपने जो उसके बड़े अफसर होते हैं उनसे कहता है कि साहब यहाँ पर एक डीप फ्रीज़र रखा हुआ है, घर में डीप फ्रीज़र का मतलब क्या है। क्योंकि डीप फ्रीज़र जो होता है ये या तो फिर किसी कैफ़े में मिलता है फिर किसी होटल में मिलता है जिसमें आइसक्रीम मतलब कि बेकरी का सामान रखा जाता है। घरों में ये बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलता ही नहीं है। फिर घरों में यूज़ होते हैं तो फ्रिज यूज़ होते हैं। अब जो उसके बड़े अफसर होते हैं वे कहते हैं कि ठीक कहा तुमने, ये फ्रिज यहाँ पर क्या कर रहा है,
वे राजेश गुलाटी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि डीप फ्रीजर का मतलब घर में क्या है, ये डीप फ्रीजर यहाँ पर क्या कर रहा है। राजेश गुलाटी जो होता है वो कहता है कि कुछ समय पहले ही आया है, मतलब कि 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस वालों को जैसे देखने में लग रहा था तो वे सोच रहे थे कि जल्दी में ही आया है, 2-3 महीने नहीं हुए हैं इसे। तो जो ये पुलिस वाले होते हैं वे उससे पूछते हैं कि इसका ताला क्यों लगा रखा है। तो जो राजेश गुलाटी होता है वो कहता है कि मैंने नहीं लगा रखा, ये अनुपमा नहीं लगाया था और चाबी भी मेरे पास नहीं है, उसके ही पास है। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि सही सही बताओ, इस फ्रिज की चाबी कहाँ पर है। जब पुलिस वाले उस पर सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि लीजिए साहब, मिल गई चाबी, मैं घर पर से ढूंढ कर लेकर आया हूँ। अब पुलिस वाले डीप फ्रीजर को खोलते हैं। डीप फ्रीजर को खोलने के बाद जब उसमें देखते हैं तो उसमें पॉलीथीन रखी हुई थी। जब पॉलीथीन को बाहर निकालते हैं तो उसमें मीट रखा हुआ था। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ज़्यादातर घरों में मीट रखा हुआ होता है, खाते हैं लोग, तो वे सोचते हैं कि मीट होगा तो वे रख देते हैं एक तरफ। लेकिन जैसे ही दूसरी पॉलीथीन निकालते हैं तो उसमें भी मीट रखा हुआ था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा शक होता है और वे देखते हैं, धीरे धीरे करके जो पॉलीथीन खोलते हैं तो उसमें एक हाथ निकलता है। और हाथ निकलता है तो पुलिस वाले को अगह होता है, सोचते हैं कि ये शायद किसी इंसान का हाथ है। उस पर बर्फ़ जमी हुई थी तो वे बर्फ़ पिघलने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो हाथ किसी लेडीज़ का है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सारी पॉलीथीन खोलते हैं। टोटल पॉलीथीन जितनी थी वे 35 थी। वे 35 की 35 पॉलीथीन खोलते हैं और वह एस के चौधरी से कहते हैं कि ये सब क्या है। तो एस के चौधरी कहता है कि पता नहीं। अभी राजेश गुलाटी उसके पति से पूछते हैं अनुपमा कि ये सब क्या है, ये कौन है और ये क्या है। तो राजेश गुलाटी जो होता है वो रोने लगता है और फ्रीजर के पास बैठकर वो धाड़े लगा लगा कर रोने लगता है और मानो वो दिल से रो रहा हो, उसने बहुत कुछ खोया हो। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे उससे कहते हैं कि ये सब क्या है और तुमने ये सब क्यों किया। तो राजेश गुलाटी जो होता है उन्हें एक कहानी बताता है और बताता है कि साहब मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ये तो आधा ही शरीर है, आधा शरीर कहाँ है। तो पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं तो राजेश गुलाटी बताता है कि साहब मैं आधा जो शरीर हुआ वो फेंक चुका हूँ। मतलब कि जो टोटल टुकड़े थे इसके वे 72 टुकड़े किए थे उसने, जिसमें से आधे उसने फेंक भी दिए थे। अब राजेश गुलाटी से जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि ऐसा तुमने क्या क्यों किया और कैसे किया, तो राजेश गुलाटी उन्हें एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि साहब मैं और अनुपमा दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों ही MCA कर रहे थे और हम दोनों ही एक कोर्स कर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए, तो हम खुद ही शादी करने का फैसला करते हैं। और शादी करने के बाद हम अमेरिका चले जाते हैं, वहीं पर सेटल हो जाते हैं क्योंकि उनका अमेरिका में वीज़ा लग जाता है, जो पढ़ाई की तरफ से उन्हें नौकरी मिल जाती है। अभी अमेरिका में जब सेटल हो जाते हैं तो वहीं से हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो अमेरिका में हुए जो अनुपमा होती है, उसकी पत्नी होती है, वो 1-2 जुड़वे बच्चों को जन्म देती है जो लड़के होते हैं। और जब वो जो 2 जुड़वे बच्चों को जन्म देती है तो अनुपमा के जो सर पर जिम्मेदारी थी वो बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि इनकी परवरिश यहाँ पर कैसे होगी, क्योंकि अमेरिका में वे 2 लोग ही सही से खा पी रहे थे अपनी जॉब से। अब यहाँ पर इतना खर्चा तो हम कर नहीं सकते। तो इस बात को सोचकर अनुपमा और जो राजेश गुलाटी होता है वे कहते हैं कि हमें इंडिया चलना चाहिए। अब वे इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद अनुपमा जो होती है वो अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है और ये राजेश गुलाटी जो होता है नौकरी की तलाश में लगने लगता है। अब राजेश गुलाटी को नौकरी मिल जाती है, इसे एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है जो कोलकाता में होती है। अब राजेश गुलाटी जो होता है कोलकाता में जाकर रहने लगता है और वहीं से अपनी जॉब करने लगता है। और इधर अनुपमा पटेल जो होती है अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है, यहीं पर अपने 2 बच्चों की परवरिश करने लगती है और उनके ही साथ रहने लगती है। राजेश गुलाटी की पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिससे राजेश गुलाटी को एक बार फिर से प्यार हो जाता है। पहले अनुपमा पटेल से होता है, फिर उस लड़की से हो जाता है और इस चीज़ की भनक अनुपमा पटेल को लग जाती है कि मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। अनुपमा जो होती है वो कोलकाता जाती है और कोलकाता जाने के बाद अपने पति के साथ हंगामा करने लगती है और हंगामा इस कदर करती है कि उसके पति को बाहर आना पड़ता है और बाहर आने के बाद उनके बीच इतना तगड़ा हंगामा होता है कि ये केस थाने तक पहुंच जाता है और थाने के बाद ये केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। और कोर्ट में ये केस जाने के बाद जज साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को परेशान करते हो और परेशान करने की जो सज़ा है तुम्हें इस कदर चुकानी होगी कि तुम्हें अपनी पत्नी को 20,000 रुपये अपने बच्चों की परवरिश के लिए देने होंगे हर महीने।
अब राजेश गुलाटी और अनुपमा पटेल जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बैठने के बाद वे सोचते हैं और कहते हैं कि हम दोनों जो हुआ सो हुआ, हम दोनों भूल जाते हैं उस बात को, जो मुझसे गलती हुई सो हुई, आप तुम भी भूल जाओ। वो अनुपमा से ही कहता है हमें साथ रहना चाहिए, तो वे इस बात को भूल जाते हैं और वे कहते हैं कि चलो हम एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। अनुपमा पटेल और राजेश गुलाटी जो होते हैं वे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। वे उत्तराखंड के देहरादून के प्रकाश नगर में आ जाते हैं और प्रकाश नगर में आकर रहने लगते हैं। अब वे हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन अनुपमा पटेल के दिमाग में जो शक बैठा हुआ था वो खत्म नहीं हो रहा था। वो हर बार उस बात को लेकर बैठ जाती थी और उसे कहती थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। वो हर दिन उसके साथ लड़ाई करती थी। अब राजेश गुलाटी जो होता था उसे हर दिन गुस्सा आता था और उनके बीच लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती थी कि वे मार पीट पर उतर आते थे। अब राजेश गुलाटी और अनुपमा पटेल जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ रहते थे घर में, लेकिन दूरियां इनके बीच बहुत आ जाती हैं। अब राजेश गुलाटी और अनुपमा पटेल एक रात लड़ रहे होते हैं। बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं तो वे जल्दी सो जाते हैं। अब इनके बीच इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि राजेश गुलाटी जो होता है वो अनुपमा को धक्का दे देता है और धक्का देने के बाद अनुपमा बेहोश हो जाती है जब उसका सर बेड में लगता है। अनुपमा जब बेहोश हो जाती है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। वो आधा घंटा उसका इंतजार करता है और देखता है, उसकी वो सांसें चेक करता है। वो सांसें चेक करने के बाद देखता है कि अनुपमा को कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ बेहोश हुई है, उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये राजेश गुलाटी जो होता है ये सोचता है कि इसने मुझ पर पहले भी मुकदमा दर्ज कर दिया था, शायद ये इस बार भी मुकदमा दर्ज कर देगी, शायद इस बार भी ये मुझे जेल भेज देगी और जेल भेजने के बाद मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। शायद वो अपने मन में ऐसी बातें बनाने लगता है कि अनुपमा जो है उसे अब के नहीं छोड़ेगी। तो राजेश गुलाटी जो होता है उसके दम घोटने की कोशिश करता है और जब उसका दम घोटने की कोशिश करता है तो चिल्लाने लगती है। और जैसे ही वो चिल्लाने लगती है तो वो एक रुई लाता है और उसके मुंह में घुसेड़ देता है और वो उसका पूरा मुंह बंद कर देता है। और राजेश गुलाटी अपनी पत्नी को मारने के बाद वो उसे बाथरूम में फेंक देता है और बाथरूम में फेंकने के बाद उसका दरवाज़ा लगा देता है। अब दिन निकलने के बाद जो बच्चे होते हैं वे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद जो राजेश गुलाटी होता है, हालांकि उस घर में 2 बाथरूम होते हैं, वो उस बाथरूम में गिरता है जिसमें बाथरूम कमरे से अटैच होता है, जिसमें वे हस्बैंड वाइफ रहते थे और बच्चे जो होते थे वे दूसरे बाथरूम में जाते थे। अब जैसे ये बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद जो उसका राजेश गुलाटी होता है, राजेश गुलाटी बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद डीप फ्रीजर लेकर आता है और वो डीप फ्रीजर लाने के बाद वो फिर से बाजार जाता है, एक आरी लेकर आता है, वो फिर से बाजार जाता है, वो पॉलीथीन लेकर आता है, वो थोड़ा थोड़ा सामान कर वो अलग अलग जगह से इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद वो अपनी पत्नी को डीप फ्रीजर में रख देता है। अब जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद बच्चे सो जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को डीप फ्रीजर से निकालता है और उसके पहले पैर काटता है और फिर उसके हाथ काटता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें पॉलीथीन में करके वो फिर से फ्रिज में रख देता है। अब वो इंतज़ार करता है, तो वो बच्चों की छुट्टी और अपनी छुट्टी का इंतज़ार करता है कि कब हमारी छुट्टी होगी और कब हम घूमने जाएंगे। अब वो जब जैसे ही बच्चों और अपनी छुट्टी होती थी उसकी, तो वे घूमने जाया करते थे नैनीताल, मसूरी। और वो जब जाया करता था तो वो 1 या 2 पॉलीथीन अपने बैग में डाल लिया करता था जो वो अलग अलग जगह पर फेंक देता था। अब जब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले दहशत में आ जाते हैं और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक पति जिसने लव मैरिज की हो वो अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर सकता है और वो इतनी बेदर्दी से अपनी पत्नी को मार सकता है। अब पुलिस वाले उसकी जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि गुनाह कभी छिपता नहीं है, तुमने अपनी पत्नी को ही नहीं, तुमने अपने 2 बच्चों को भी बेरवा-बिरान कर दिया और शायद हमें आज भी ना पता चलता अगर तुम आज अनुपमा के फ़ोन से एसके चौधरी को मैसेज ना करते। एसके चौधरी ने हमें पहले ही बता दिया था कि आज मेरी बहन का 57 दिन बाद फ़ोन खुला है, मुझे कहीं ना कहीं राजेश गुलाटी का ही इसमें हाथ लगता है, इसने ही कुछ किया है। और इसके घर में एक डीप फ्रीजर भी रखा हुआ है जिसमें एक ताला लगा हुआ है। तुम्हारी एक फ़ोन कॉल की वजह से आज तुम्हारा सारा पर्दाफाश हो गया। अब पुलिस वाले उसे जेल ले जाते हैं और जेल ले जाने के बाद उसका बयान होता है वो दर्ज कराते हैं और वो बयान भी उस तरीके से दे रहा था, वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो साफ साफ तोते की तरह बोल रहा था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसे कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में ले जाने के बाद जब जज साहब उसका ये क्राइम सुनते हैं तो जज साहब भी हैरान हो जाते हैं और वे उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। 11 साल बाद वो सन 2010 में एक कोर्ट में अर्जी डालता है और कहता है कि जज साहब मुझे मेरे बच्चों से मिलना है जो 18 साल के हो चुके हैं और मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है, मेरे परिवार वालों से मिलने का बहुत मन है।
जज साहब जब उसकी अर्जी सुनते हैं तो जज साहब वो अर्जी कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे इंसानों को बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था, आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।